देखिए, चुनाव सिर्फ वोट और नतीजों का खेल नहीं है। असल में ये जनता और उनके नेताओं के बीच एक बहुत गहरी बातचीत होती है। हमारा काम डेटा के जरिए, जमीनी हकीकत के जरिए उस बातचीत को समझना है। तो आज हम राजस्थान के निवाय विधानसभा क्षेत्र के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। हम सिर्फ आंकड़ों के पार झांकेंगे, ये समझने के लिए कि निवाई के लोगों की जिंदगी, उनकी चिंताएं और उनकी उम्मीदों के बारे में ये नंबर असल में क्या कहानी कह रहे हैं। सबसे पहले चलिए इस जगह को जानते हैं। निवाई विधानसभा क्षेत्र संख्या 95 राजस्थान के बिल्कुल दिल में बसी है। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और ये बात यहाँ की राजनीति और समाज को एक खास पहचान देती है। नतीजों को समझने के लिए यहाँ का सामाजिक गणित समझना बहुत जरूरी है। लगभग 45,000 वोटर अनुसूचित जाति से हैं, जिसमें बैरवा समुदाय की भूमिका बहुत ही निर्णायक है। इनके अलावा गुर्जर, एसटी और जाट समुदाय भी यहाँ की राजनीतिक हवा का रुख तय करते हैं। इन सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपने समीकरण हैं, और यही सब मिलकर नतीजों की पूरी कहानी लिखते हैं। निवाई की अर्थव्यवस्था की आत्मा तो उसकी मिट्टी में ही बसती है। ये एक कृषि प्रधान इलाका है, मतलब यहाँ की जिंदगी मॉनसून के साथ चलती है, फसलों के दाम के साथ ऊपर नीचे होती है। पानी की कमी एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है। किसानों की आमदनी, नौजवानों के लिए रोजगार, यही यहाँ के सबसे बड़े और असल मुद्दे हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर 2023 के चुनावी नतीजों को कैसे शक्ल दिया। चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। ये आंकड़ा है 92,775। इतने वोट मिले बीजेपी के विजयी उम्मीदवार राम सहाय वर्मा को, और दूसरी तरफ 79,834 ये वोट मिले कांग्रेस के उम्मीदवार प्रशांत बैरवा को। और इन दोनों के बीच का फासला, हार जीत का अंतर 12,941 वोट। अब सवाल ये है कि ये फासला, ये मार्जिन आखिर बना कैसे। अब देखिए, वोट शेयर के आंकड़े इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। बीजेपी को करीब 46.5%, कांग्रेस को 40%। लेकिन असली कहानी इन दो बड़े खिलाड़ियों में नहीं, वो छिपी है आरएलपी के 10.20% वोट शेयर में। ये 10% ही इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। तो अब क्या हुआ से क्यों हुआ पर आते हैं। चलिए नतीजों के पीछे की वजहों की तह तक चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी वोटों का बंटवारा। आरएलपी के उम्मीदवार भी बैरवा समुदाय से ही थे और उन्होंने 20,000 से ज्यादा वोट खींच लिए। ये वो वोट थे जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के माने जाते थे। बस इस एक बंटवारे ने कांग्रेस की जीत की पूरी बाजी ही पलट दी। लेकिन देखिए, वोटों का बंटवारा सिर्फ एक लक्षण था। बीमारी की जड़ें तो कहीं और थीं। जमीन पर लोगों की असली परेशानियां थीं। खेती और पानी की दिक्कतें, नौजवानों की बेरोजगारी, टूटी-फूटी सड़कें और अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती महंगाई और वो वादे जो पूरे नहीं हुए। आखिरकार हमारे संविधान का मूल आधार ही हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देना है। जब ये बुनियादी चीजें ही सवालों के घेरे में आ जाएं, तो उसका असर तो नतीजों पर दिखना ही था। इन्हीं जमीनी मुद्दों को अगर हम रणनीति के चश्मे से देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कांग्रेस की ताकत थी कि उनके पास एक स्थापित स्थानीय एससी नेता थे, लेकिन कमजोरी क्या थी? पार्टी के अंदर की खींचतान और लोगों में ये धारणा कि वादे पूरे नहीं हुए। और सबसे बड़ा खतरा सामने था, आरएलपी जैसी दूसरी पार्टियों का वोट ले जाना। और एक बात, 2023 का ये नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है। अगर हम निवाई का चुनावी इतिहास देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये सीट हमेशा से ही बहुत वॉलेटाइल रही है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2003 और 2013 में बीजेपी जीती, लेकिन मार्जिन कम था। फिर 2018 में एक तूफान आया और कांग्रेस ने लगभग 44,000 वोटों से एक तरफा जीत हासिल की। और अब 2023 में पासा फिर पलटा और बीजेपी लगभग 13,000 वोटों से वापस आ गई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो संदेश क्या है? संदेश साफ है। निवाई का वोटर बहुत जागा हुआ है। वो आंख बंद करके किसी को वोट नहीं देता। वो हर बार अपने नेता के काम का हिसाब मांगता है, और अगर वो काम से खुश नहीं है तो बदलाव करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। तो हमने बीमारी को समझ लिया, उसका निदान कर लिया। अब सवाल है, इलाज क्या है?
अगर भरोसा टूट गया है तो उसे दोबारा कैसे जोड़ा जाए? यहां से हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये भरोसा वापस कमाने की बात है। और भरोसा किस्मत से नहीं, एक सोची समझी डिसिप्लिन्ड योजना से बनता है, जिसे हम D90 से D0 का प्लान कहते हैं। इसे किस्मत पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक इंजीनियरिंग जैसा अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम सुनना, जमीन पर जाकर लोगों की शिकायतें इकट्ठी करना, और ये करते वक्त भारत के DPDP फ्रेमवर्क का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, यानी लोगों की निजता और सहमति का पूरा सम्मान हो। फिर जुड़ना, फिर प्रेरित करना, और आखिर में उस भरोसे को वोट में बदलना। लेकिन कोई भी प्लान, कोई भी रणनीति खोखली है अगर उसकी कहानी लोगों की जिंदगी से न जुड़ी हो। वो कहानी है रोजगार की, पानी की, बेहतर सड़कों और स्कूलों की, और सबसे ऊपर सम्मान की। इस बात की कि सरकार उनकी बात सुन रही है। तो घूम फिर कर सारी बात एक ही शब्द पर आकर टिकती है, विश्वास। हमने जो कुछ भी देखा और समझा है वो हमें इसी एक बिंदु पर लाता है। देखिए, डेटा एक डायग्नोसिस की तरह है, एक डॉक्टर की रिपोर्ट जैसा। वो बता सकता है कि मर्ज क्या है, लेकिन दवा वो तो शासन को ही देनी पड़ती है। असल मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, मकसद होना चाहिए लोगों की सेवा करने का हक कमाना। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ता हूं। अगर चुनाव 5 साल में एक बार होने वाली बातचीत है, तो एक सच्चे नेता को बाकी के 4 साल और 364 दिन क्या करना चाहिए, ताकि ये पक्का हो कि वो सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि सच में अपने लोगों की सुन भी रहा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।